चौधरी सरदार खान जो कि एक हकीम थे और फिरंगी राज में एक स्कूल टीचर भी। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद अफजल खान जो कि गवर्नमेंट कॉलेज सियालकोट के प्रिंसिपल थे, और उनके सबसे बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद नासिर महमूद खान जो कि आजकल FBI में एक सरकारी मुलाजिम है। मोहम्मद नासिर महमूद खान का सबसे बड़ा बेटा मैं फाइक नासिर राना। I was born on 30th August 1997। मैं अपने खानदान का पहला बच्चा था, और खानदान इसलिए कि we lived in a joint family। मेरी फैमिली में मेरे मामा पापा, 4 चाचू, 2 फुप्पो और एक दादा दादी रहते थे, और मैं इन सब का लाडला और प्यारा था। हम लाहौर शहर के सबब्स में पाए जाने वाले एक टाउन शाहदरा में रहते हैं। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई एजुकेशन ओरिएंटेड फैमिली से है। As I was a kid, my grandfather was a principal and my father had a job at FBI। मेरे बड़े चाचू एक टेक्सटाइल इंजीनियर और मेरे बाकी छोटे चाचू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से। अब हमारे इस खानदान में मेरे ग्रैंडफादर was the supreme authority। वो बताते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और कौन करेगा। डिक्टेटरशिप के इस दौर में there was no freedom of anything। मेरे पापा सुबह सुबह ऑफिस चले जाते, मेरी मामा उसके बाद घर के कामकाज में लग जाती, और मैं कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में। Life was boring and now we are in 2001। मुझे एक स्ट्रिक्ट कैडेट स्कूल में भर्ती करा दिया गया, और अब मेरी स्कूल और घर दोनों में एक सख्त किस्म की स्कूलिंग और ग्रूमिंग शुरू हुई। We only had PTV at our home, जिस पर मैं अपने घर वालों के साथ अमरीकी सुंडी की मशहूरियाँ देता था। There was no Facebook, Instagram, Snapchat at that time। Sad। लेकिन मैं स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छा था। Kudos to my mom। मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी थी, मेरी ड्राइंग भी अच्छी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा था, और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे। होना क्या था, मेरे दादा हुजूर को मुझ में एक डॉक्टर नजर आने लगा। अब रोज मुझे एक बात का सबक दिया जाता कि बेटा मेहनत करो, पढ़ो, नंबर लो, मार्क्स लो, ताकि तुम किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सको और तुम डॉक्टर बन सको। और साथ ही साथ ये भी कह दिया जाता था कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बने तो डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा इस दुनिया में किसी की कोई भुक्कत नहीं है, बर्बाद हो जाओ। मैं इस फैसले से बहुत खुश था कि वाह, अब मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मैं अपने ग्रैंडफादर की हार्ट बीट चेक किया करता था, एज ही वॉज माई पेशेंट एंड आई वॉज हिज फैमिली डॉक्टर। सब अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर मेरे पापा ने एक दिन मुझे एक क्रिकेट बैट ला कर दिया। एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है। यूं ही टाइम गुजरता गया और अब मैं 10 साल का हो चुका हूँ। अब मेरे 3 बहन भाई हैं और मेरे 2 चाचू की शादी हो चुकी है और उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हमारी जॉइंट फैमिली मजीद फल फूल कर बड़ी हो चुकी है। इसके साथ साथ 5 साल पहले जो मेरे पापा ने मुझे एक बैट ला कर दिया था, अब मुझे पता है कि उसके साथ मैंने क्या करना है। मैं छत पे अपने भाई और कजन्स के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। छत से आहिस्ता आहिस्ता मैं गली के लोगों के साथ क्रिकेट खेलने लगा और गली से आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्राउंड जाकर क्रिकेट खेलने लगा। क्रिकेट मेरी जिंदगी का सबसे अहम पहलू बन चुका था। अब मैं स्कूल की पढ़ाई से क्रिकेट की तरफ भागने लगा।
क्रिकेट से पहले मैं रोज स्कूल का सबक याद करके जाता था और वहां पे जाके सुनाता था, लेकिन अब मैं याद नहीं करके जाता था, बस स्कूल में जाके खुद ही से कुछ भी बना के सुना देता था। और मेरी पढ़ाई की शिकायत भी कभी भी घर में नहीं आई। बस मेरी टीचर ये कहा करती थी मेरी मामा से कि बच्चा आपका लायक है, खुद से चीज़ें बना लेता है, लेकिन अभी इसे कहें कि ये जो वर्डिंग बुक्स में लिखी हुई हैं इनको याद करे और एज इट इज़ सुनाया करे और एज इट इज़ पेपर्स में लिखा करे, अदरवाइज इसके मार्क्स नहीं आएंगे। इस बात पर मेरे घर वाले खुश भी थे और परेशान भी। खुश इस बात पे कि बच्चे का दिमाग काम करता है और वो खुद से चीज़ें बनाता है, और परेशान इस बात पे कि अगर इसने ज़्यादा दिमाग चलाया तो बोर्ड में इसको नंबर्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट्टा ये लगाता नहीं है। घर वाले इसी कश्मकश में थे कि किस तरह ये बच्चा हमारा पढ़ने की तरफ तवज्जो देने लगे। और इसी दौरान मैं अपनी पहली क्रिकेट की ट्रॉफी जीत के घर ले आया। अब मेरी स्टडी लाइफ और मेरी क्रिकेट लाइफ दोनों एक दूसरे के रास्ते में आने लगी। मुझे स्कूल से प्रेशराइज किया जाता था कि बेटा सबक याद करो, जो बुक में लिखा है वो सुनाओ और वो लिख के दिखाओ। और मैं इस जिद पे अड़ा हुआ था कि जो मैं लिख रहा हूँ या जो सुना रहा हूँ, अगर तो वो गलत है तो आपका गुस्सा और नाराजगी जायज़ है। अगर मैं लिख और सुना सही रहा हूँ तो मुझे आप प्रेशराइज मत कीजिए। आगे से मुझे एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी, वो ये कि बेटा तुम सही लिखते हो, सही सुनाते हो, लेकिन इस तरह तुम बोर्ड क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड में बुक वाली वर्डिंग्स लिखनी होती हैं। ये वो पॉइंट था कि जब मुझे स्कूल, टीचर्स और स्टडीज़ से नफरत होने लगी, और शायद कहीं ना कहीं उसकी दूसरी वजह क्रिकेट में प्रोग्रेस भी थी। इसी मुठभेड़ में हम 2010 तक पहुंच चुके हैं। 2010 में मैं 13 साल का था और मैं अपने गली के प्रोफेशनल लोगों के साथ क्रिकेट खेलने लगा, और देखते ही देखते मैं टेप बॉल से लेदर बॉल, घर के कपड़ों से किट और गली क्रिकेट से क्लब क्रिकेट तक पहुंच चुका था। मूविंग टू 2011, आई क्लियर्ड माई 8th स्टैंडर्ड। मैंने 8th स्टैंडर्ड को अच्छे ग्रेड से क्लियर किया, और रिजल्ट देखने के बाद मैं फ़ौरन से अपने दोस्तों के साथ क्लब की तरफ नेट प्रैक्टिस के लिए चला गया। नेट प्रैक्टिस से वापसी पे मैं और मेरा दोस्त वापस आ रहे थे कि दूसरी तरफ से बॉल नेट को चीरती हुई मेरी आंख पे आके पहुंची, और मैं ऐसे तड़पा जैसे मछली तड़पे पानी बिन, तिनक तिनक दिन। मेरे दोस्त मुझे कंधे पर लाद कर घर छोड़ गए, और मैं घर ताकि किसी को पता ना चले और मुझे डांट ना पड़े, डरता हुआ ड्राइंग रूम में ही सोफे पे जाके लेट गया और सो गया। और जब मैं शाम को उठा और आंखें खुली तो दोनों, लेकिन देख सिर्फ एक पा रही थी। आई वॉज ब्लाइंड फ्रॉम माई राइट आई। भाई साहब, मैं फिर से चीखना शुरू। चीख के मैंने सारा घर सर पे उठा लिया। सब इकट्ठे हो गए, और पहले तो सिर्फ नजर गई थी, अब जब मैंने अपना टुमटुमा शीशे में देखा तो भाई साहब, जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म। इट टुक ऑलमोस्ट अ मंथ। मेरी नज़र वापस आने लगी और मैं सही होता गया, लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे मेरे पैशन से दूर कर दिया, क्योंकि घर वालों की सख्त पाबंदियां आयद हो चुकी थी और मुझे क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं थी। 2012 मैं मैट्रिक में कदम रखा। मुझे साइंस सब्जेक्ट से शदीद नफरत हो चुकी थी। उनको पढ़ाया नहीं जा रहा था, उन सब्जेक्ट्स को समझाया नहीं जा रहा था, बस उनका रट्टा लगवाया जा रहा था कि ये आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लो बस, और इसके अलावा कुछ ना पूछो। मैं अगर सवाल करता तो मुझे ये कहकर टाल दिया जाता, कल का सबक याद करके आए हो, सबक तुम याद नहीं करते और सवाल तुम्हारे ख़त्म नहीं होते, हमारा और क्लास का सिर्फ टाइम ज़ाया करते हो। मैंने कहीं ना कहीं घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कर ना सका। उसकी वजह ये थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लाइक से एक नालायक बच्चे का खिताब मिलना शुरू हो, और मुझसे जुड़ी तमाम उम्मीदें
घर वालों की चकनाचूर होती नज़र आ रही थी, तो मैं बात ना कर सका और मैंने मैट्रिक में साइंस रखी और मैंने मैट्रिक साइंस से करना शुरू कर दिया। Somehow I cleared my matriculation with 73% marks. इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। बाहर से सैड लेकिन अंदर से मैं इंतहाई खुश था कि अब मेरे से ये डॉक्टर बनो की तलवार हटा दी जाएगी और मैं अपनी मन जानी लाइफ जीऊंगा। लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। मेरे ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया कि भाई डॉक्टर तो ये अब बन नहीं सकता, तो इसको कोई टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह करवा देते हैं, कम से कम भूखा नहीं मरेगा, किसी का पंखा ठीक करेगा, किसी की इस्त्री ठीक करेगा, रोजी रोटी लगी रहेगी। मैं जो अलग ही हवाओं में उड़ रहा था कि अब मैं अपनी मर्जी से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो फिर से ख़त्म। मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि मैं साइंस नहीं पढ़ना चाहता, मुझे आर्ट्स सब्जेक्ट्स चूज़ करने दें, मेरा उनमें दिल लगता है, मैं वो पढ़ पाता। माई फादर एग्रीड। लेकिन जैसे ही मेरे दादा को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम FSC इसको साइंस से करनी चाहिए ताकि आगे इसके पास ऑप्शंस खुली रहें। तो मेरे फादर ने भी कहा कि नहीं बेटा, तुम FSC साइंस से ही करो। भाई साहब, क्या मेरा बुरा हाल था उस वक़्त, क्या मेरी खुशी कन्वर्ट हुई थी दुख में, मैं ही जानता हूँ। Cut short to 2030. Now I am a student of Mayo College Pre-Medical FSC. और यहाँ से दोबारा मेरी ज़िंदगी का एक नया फेज शुरू। मैंने ठान ली कि बेटा साइंस तो जो मर्जी हो जाए पढ़नी ही नहीं। मुझे वो लोग और वो बच्चे बुरे लगने लगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक्स को बैठ के रटे लगा रहे थे। साइंस सब्जेक्ट से नफरत करने की वजह भी मेरा पर्सनल ग्रज नहीं था। मुझे ये लगता था कि साइंस सब्जेक्ट्स और क्रिएटिविटी के बगैर चल नहीं सकते। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर क्रिएटिव ही नहीं हो तो आप अपना और साइंस का वक्त ज़ाया करते हो। अब FSC तो ज्वाइन कर ली है, साइंस सब्जेक्ट्स में मैं तवज्जो ही नहीं दे रहा था, लेकिन I was the best kid of my batch when it comes to extracurricular activities, debates, competitions and sports. लेकिन ये सब चीज़ें मुझे FSC पास नहीं करवा सकती थी। FSC पास करने के लिए रट्टा ज़रूरी था। 2015 somehow मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ वगैरह में इंतहाई अच्छे मार्क्स लेके अपनी FSC को 63% से क्लियर कर दिया। साइंस सब्जेक्ट्स मेरे इंतहाई वीक थे, बस मुश्किल से मैं पास ही हो सका। FSC के वो 2 साल घर वालों के और माशरे के नज़रों में तो मैंने ज़ाया किए, लेकिन मुझे पता था कि उन 2 सालों की मेरी एक्सप्लोरेशन ने मेरे दिमाग को कितना क्लियर कर दिया था और अब मुझे पता था आगे मुझे क्या करना है। अपने FSC के टाइम पे मैंने बुक्स को तो एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मैंने बुक्स के अलावा काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, मसलन न्यू स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग, फैशन, डिज़ाइनिंग और आर्ट्स। मैं आगे कोई भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री को ऑप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका स्कोप है, क्योंकि वो डिमांड में है, क्योंकि मैं उसमें एनरोल होऊंगा तो मेरी फैमिली में मेरी इज़्ज़त होगी, मेरे रिश्तेदार मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखेंगे। इस वजह से मैं कोई भी डिग्री ऑप्ट नहीं करना चाहता था। मैं वो डिग्री ऑप्ट करना चाहता था जिससे मेरे पास टाइम भी हो, सुकून भी हो और रिलैक्सेशन भी हो और मेरा दिमाग भी मज़ीद नरिश हो। So in 2015 I joined NAMAL for BS English in Literature and Linguistics. ये डिग्री को चूज़ करने की मेरी 2 मेन वजूहात थी, जिसमें से मैं आपको एक वजह अभी बता देता हूँ, एक वजह फिर कर। पहली वजह जो चूज़ करने की ये थी कि एक तो ये आसान डिग्री है और आसान होने के साथ साथ ये मेरे दिमाग
के सोचने के पैमाने को वसी करेगी और मैं इसमें खुल्लम खुल्ला सवाल कर सकता हूँ। मुझे सवाल का जवाब मिल सकता है। देयर इज़ नो लिमिटेशन, ओनली लिमिटेशन इज़ माई ब्रेन। और इसके साथ साथ मेरे पास टाइम भी होगा कि मैं अपनी डिग्री के साथ साथ जो चाहूँ एक्सप्लोर कर सकूँ। और एक्सप्लोरेशन की ही एक मिसाल, एक दिन मैं अपनी ग्रुप फेलोज़ के साथ यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था कि मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी जिसके हाथ में एक DSLR कैमरा और एक ट्राइपॉड था और वो शायद किसी की तलाश में था। और वो तलाश में वो मेरे सामने आया और उसने मुझे कहा कि भाई मैं एक क्लास प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ, तो क्या तुम उसमें एक्टिंग करोगे? मैंने कहा हाँ भाई, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगा। तो वो शूटिंग करता रहा और मैं एक्टिंग करता रहा। और शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैं जब घर आया और अगले दिन यूनिवर्सिटी जा गया, उसके दरमियान मैं एक चीज़ ही सोचता रहा कि उस लड़के ने कभी यहाँ से वीडियो शूट की है, शूटिंग कभी रोक के वहाँ से, तो ये सारी शूटिंग को एक वीडियो में कन्वर्ट कैसे करेगा। मेरा इंटरेस्ट वहाँ से फिल्म मेकिंग में शुरू हुआ और मैंने YouTube से ही वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, SFX एंड VFX सीखना शुरू की। YouTube से ही वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग सीख के मैंने YouTube पे ही वीडियोस अपलोड करना शुरू की। 2016 से ऑनवर्ड मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं मेरी पहली वीडियो से और अब तक उसमें काफ़ी सुधार आ चुका है। अपने डिग्री के दौरान मैंने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी बिजनेसेस में भी हाथ पांव मारने की कोशिश की, जिनमें से कुछ चले भी और कुछ नहीं भी चले, और इनकी स्टोरीज मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। Cut to 2019 December. Now I am graduated and going to enter into my legitimate professional life, जिसके लिए मैं पुरुमीद भी हूँ और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीता आ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी को मेरे तरीके से जीने में मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। उन्हीं की वजह से मैं अपनी डिग्री कर पाया, उन्हीं की वजह से मैं डिफरेंट बिजनेसेस को एक्सप्लोर कर पाया, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ सपोर्टिव ना होते तो शायद मैं भी आज किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की सप्लिस क्लियर कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक और मेन चैप्टर जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, इट डिज़र्व्स अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो, वो भी जल्द ही आपसे शेयर करूँगा। टिल देन, आदियोस।